Good morning to one and all present here. Today we are going to start chapter number first, that is the French Revolution of History. So now we are going to start the NCERT exercise. So let's begin with the first question. So our first question is, describe the circumstances leading to the outbreak of the revolutionary protest in the France. Or the question come like this: discuss the causes of the French Revolution of 1789. So we can write this in this way. So let's start with it. So our answer will start like this. Our first point will be unjust taxation, means the members of the first and second estates were exempted from the paying tax to the state. It means जो पहली और सेकंड स्टेट्स थी, पहली और जो दूसरी स्टेट्स थी, मीन्स क्लर्जी और जो नोबिलिटी के जो मेंबर्स थे उनको पे नहीं करना पड़ता था, स्टेट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. ऑल द टैक्सेस वर पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, और जितने भी टैक्स होते थे सभी थर्ड स्टेट्स को पे करने पड़ते थे. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी social disparity. In the 17th century, the French society was divided into the three groups, और उन्हीं तीन ग्रुप्स को क्या कहा गया था? Three states. So the first state will be clergy. In this it holds the priests of church, जो पुजारी जिसे बोलते हैं ना, जो चर्च की देखभाल, मतलब चर्च में रहने वाले जो पुजारी होते थे उन्हीं को क्लर्जी बोला जाता था, उन्हीं मेंबर्स को. और सेकंड स्टेट्स में आते हैं नोबिलिटी मीन्स नोबल पर्सन्स लाइक विच आर अंडर द किंग्स, लाइक मर्चेंट्स नहीं तो मिनिस्टर्स एंड एक्सेट्रा. एंड थर्ड states, it holds the normal people, or we can say common people. Although the upper two classes, which is clergy and nobility, it made only a small fraction of total population, yet they were the people who control the political and economical system of the nation. तो जो भी राष्ट्र था उसकी जो political और जो economically system होता था उन्हीं को ये कंट्रोल में रखते थे, और ये इंजॉय करते थे जितने भी राइट्स थे, जितनी भी प्रिविलेजेस थे. और जो पीपल बिलोंग करते थे थर्ड स्टेट से, वो इनको इंजॉय नहीं करते थे किसी भी पॉलिटिकल राइट को. सो आवर थर्ड पॉइंट कैन कम लाइक दिस: द राइज ऑफ द मिडिल क्लास. अब जो मिडिल क्लास थी वो उसका राइज कैसे हुआ? द स्प्रेड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. So firstly I will tell you that what is the meaning of revolution. Revolution होने के तीन कारण हो सकते हैं, and these reasons were जब बहुत सारे people एक साथ gather होते हैं. When the people were gathering together. Second point will be for a political change, कोई भी बड़ा change लाने के लिए politics में. और थर्ड होता है पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, वो भी थोड़े फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से समय में. तो तब हम कह सकते हैं दैट देयर विल बी अ रेवोल्यूशन. सो इट वाज द क्लास ऑफ बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्कॉलर्स एक्सेट्रा. और जो मिडिल क्लास पीपल थे, मीन्स द थर्ड स्टेट, इट बिकेम द लीडर्स. द मिडिल क्लास पीपल, जो मिडिल क्लास पीपल थे वो लीडर बने किसके? रेवोल्यूशन के. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसोफर्स एंड राइटर्स. अब इनका क्या योगदान रहा यहाँ पे बहुत सारे जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे और थिंकर्स थे, उनके बारे में सोच रखने वाले थे, जैसे मोंटेस्क्यू, राउशिया, वोल्टेयर एंड मिराबियू, हु एक्सपोज द एवल्स प्रिवेलिंग इन द सिस्टम. और इन्होंने इन्फ्यूज़ किया पीपल्स को किन किन आइडियाज से? आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी. और हम कह सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, क्लास 9th, तो हम कह सकते हैं कि जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रीडम के, ये सारे इसी की हिस्ट्री को बताते हैं. अगर हम सोचें कि जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, फ्रैटर्निटी, ये कहाँ से आए हैं? ये सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं, तो इनकी भी तो कोई हिस्ट्री रही होगी, तो इन्हीं के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट इज
वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, बहुत ज़्यादा स्पेस रहा गया है किस किस में, रिच पीपल में और पुअर पीपल में। जो प्रोडक्शन थी फूड ग्रेन्स की वो फेल हो गई थी, क्यों? टू कीप पेस, पेस मीन्स स्टेप विद द डिमांड। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत सारे, जो जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे कम हैं, बट आर नीड्स आर वेरी मोर, हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और जो रिसोर्सेज है वो कम है ही, वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, गैप है किसमें, रिच में और पुअर में। तो जो प्रोडक्शन होगी फूड ग्रेन्स की वो फेल हो गई थी स्टेप रखने के लिए, किसके साथ, डिमांड के साथ। तो जो प्राइस था स्टेपल डाइट की वो राइज, यहाँ पे रोज लिखा हुआ है, रोज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रोज राइज की सेकेंड फॉर्म होती है। राइज मीन्स बढ़ना, रैपिडली, बहुत जल्दी, और इसने इतना ज़्यादा गैप बना दिया रिच और पुअर पीपल के साथ। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन राइट लाइक दिस। इफ यू विल राइट लाइक दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, you may take the screenshot of this. Okay, clear? From here also you can take. This can come in your question paper. If you will write this, then you will gain marks very rapidly. If in 5 marks it will come, then you can write according to 5, and if will 3, then you can write any 3 points. I have shown you any 5 points, so from these 5 points you can write according to their marks. So let's begin with the second question. Okay, firstly we will do third question because it is very short. Draw a list of democratic rights we enjoy today. जो हम enjoy करने हैं जितने भी democratic rights whose origin could be traced, किस किस का ओरिजिन ट्रेस किया जा सकता है, किससे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब हमने पढ़ा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ओरिजिन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जैसे लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, ये हमें गाइड करते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था उससे हमें पता चला। तो जो इंडिया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको सारे सिटीजन 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में भी पढ़ चुके हैं। और ये कीप करता है हमारे माइंड को, जो प्रिंसिपल है लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के। वी in India enjoy the following fundamental rights: right to equality, right to freedom, right to fraternity, right against exploitation, right to constitutional remedies, right to religious freedom, cultural and educational right. This is the third question, so it can come only in 2 or 3 marks. Next is analyze the rise of Napoleon. Now we will read about Napoleon. How would you explain the rise of Napoleon? This question can come like this also. So we can see रटना इतना अच्छा नहीं होता जितना चीज़ों को समझोगे। अगर समझोगे तो आप उसको आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे, बट इफ़ यू विल डू द रट्टाफिकेशन देन इट विल नॉट बी गुड फॉर यू. सो यू कैन राइट लाइक दिस. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हम लिखेंगे जो राइज था नेपोलियन बोनापार्ट का, वो भी इनडायरेक्टली रिजल्ट करता है किसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. एज ऑफन हैपन्स द रिवॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी हुई थी फ्रांस में, और यहाँ पे स्ट्रगल किया गया था किसके लिए, पावर के लिए. वी नो दैट वी शुड हैव टू डू द स्ट्रगल फॉर. अब हम स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी तो हमें सफलता मिलेगी. तो इसी की आप एग्जाम्पल लेके चलो, तभी आपको समझ में आ सकता है कि ये कैसे होगा. ओके, नेक्स्ट इज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉल हुआ था जैकोबिन गवर्नमेंट, मतलब जो जैकोबिन गवर्नमेंट की एंट्री हुई थी, तो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, और इसने प्रोवाइड की थी 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक तो डायरेक्टरी और एक एग्जीक्यूटिव. डायरेक्टरी एक तो डायरेक्टिव कर थी, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो 5 मेंबर्स से बनी हुई होती है, और जो डायरेक्टर्स थे वो क्लास्ड हो गए थे किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, हु
देन सोट टू द डिसमिस देम, उनको डिसमिस करते हैं। दिस क्लैश वाज, और यही क्लैश किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए। नेपोलियन टुक एडवांटेज ऑफ द, तो जो नेपोलियन था उसने ले लिया था इसी सिचुएशन से, और एक डायरेक्ट डिक्टेटर बन गया था, खाना बदोश जिसे हम बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्मी। आर्मी की हेल्प से वो डिक्टेटर बन गया था, बोलते हैं ना डिक्टेटरशिप, तो इसी से। थर्ड क्या है? नेपोलियन एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। अब वो एम्परर बन गया था किस में? 1804 में, 1804 में हम बोल सकते हैं, 1804 में। अब मेरे को कोई बता सकता है कि जो लुइस 16 थी वो बने कब थे राजा, और उनकी मैरिज किस ईयर में हुई थी? चलो मैं बता देती हूँ, आप लिख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो लुइस 16 थी, लुइस 16 1774 में किंग बने थे फ्रांस की, और उनकी 20 years ऑफ, ऑन द 20 years ऑफ एज ही वॉज मैरिड विद द princess, Austrian princess Mary, Marie, Mary Antoinette, Antoinette, Antoinette। ठीक है, तो हम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। इन 1804 जो नेपोलियन थे उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया गया था कि मैं एम्परर हूँ किसका? फ्रांस का। ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल, वो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल था, जनरल था, यानी उसको सभी चीज़ों की समझ थी, और उसने यूज़ की थी अपनी आर्मीज को टू कॉन्क्वायर। कॉन्क्वायर होता है जीत, हासिल कर ली थी, हासिल करने के लिए उसने आपको अपनी आर्मीज को यूज़ किया था, और उसको क्या किया था? डोमिनेट। और जितने भी वो बोलते हैं ना डोमिनेट करना, मीन्स हाथ बढ़ा लेना या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना अपनी अपनी नेबरिंग कंट्रीज के लिए, एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड रशिया, क्योंकि जो फ्रांस थी उसकी जो एनिमी कौन कौन सी थी? एक तो ब्रिटेन थी और एक थी रशिया। तो जो सक्सेसर थी वो शॉर्ट लिव थी, मतलब थोड़े समय तक रहने वाली। ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और जो रशिया थी, इन्होंने डिफीट कर दिया था उसको एट लीप्जिग एंड अगेन एट वॉटरलू। उसने 2 बार उसको कर दिया था, क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। ही वॉज कैप्चर्ड, उसको कैप्चर्ड हो गया था, और उसको भेज दिया गया था प्रिजनर, मीन्स जेल में भेज दिया गया था। कौन से जेल में? हेलेना, सेट हेलेना, वेयर ही डाइड, और वो मर गया था 1821 में। 1804 में वो राजा बन गया था, और 1821 में वो मर गया था। कहाँ पे मरा था? जेल में मरा था, एस्ट्री हेलेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स, कि कौन कौन सी अचीवमेंट्स थी नेपोलियन बोनापार्टे की फ्रांस में। तो इसकी लिख देते हैं, और इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है गिव एनी 3 laws enforced by the Napoleon to modernize the France. You can take the screenshot of this if you want. Okay, so let's begin with this. He wanted to modernize France by establishing new industries. उसने अपने वो चाहता था कि फ्रांस को ऐसे बनाऊं, ऐसे एस्टेब्लिश करूं, नई नई इंडस्ट्रीज बनाऊं, कारखाने बनाऊं। और उसने प्रमोट किया था। ही प्रमोटेड ट्रेड, ट्रेड पता है? व्यापार। बाय बिल्डिंग रोड्स, उन्हें रोड्स बना दिए, कैनल्स बना दिए। क्यों बना दिए? व्यापार के लिए। और इसने इंट्रोड्यूस किए थे बहुत सारे लॉज, जैसे प्रोटेक्शन हो गई प्राइवेट प्रॉपर्टी की, और यूनिफॉर्म सिस्टम हो गए वेट्स के, और मेज़र की थी उसने अलग अलग डेसिमल सिस्टम की प्रोवाइड की थी। और जो ही ऑल्सो एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द पोप। एक पोप एक कंट्री का नाम है, ठीक है, उसके साथ उसने फ्रेंडशिप की थी, फ्रेंडली रिलेशन रखा था। और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रेम हो गया था, फ्रेम मीन्स बन चुका था, एस्टेब्लिश हो गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच तो जो 4 लेजिस्लेटिव बॉडीज थी और 3 एग्जीक्यूटिव बॉडीज थी, 4 लेजिस्लेटिव 3 एग्जीक्यूटिव, ये दोनों क्या हो गई थी? एस्टेब्लिश हो गई थी, बन चुकी थी। तो आप इनमें ये लिख सकते हो। और जो नेपोलियन था उसने ऐसे सेट कर रखा था अपने आप को, किस लिए? जीत के लिए। किसके साथ? नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, डायनेस्टीज पता है? डायनेस्टीज होता है वंश, कुल, खानदान। और क्रिएट, और क्या 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 करने के लिए? क्रिएट करने के लिए। क्या? किंगडम्स।
ठीक है, दिस वॉज द फिफ्थ क्वेश्चन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट. दिस इज ऑल्सो, sorry, it was the flashback. We have left the fifth, second question that we will do somehow. Okay. Which groups of French society benefited from the revolution? First question is that कि कौन से ऐसे कौन सा ग्रुप था जो फ्रेंच सोसाइटी से बेनिफिट हो चुका था. सो फर्स्टली यू विल डू गिव दिस क्वेश्चन. ये देखो, आपको है ना, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो इन 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो एक क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि कौन कौन से ग्रुप थे फ्रेंच सोसाइटी के जो बेनिफिटेड थे, मीन्स जिनको फ़ायदा हुआ था फ्रेंच इस रिवोल्यूशन से. तो आप लिखोगे जो पीपल थे थर्ड स्टेट से, उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था रिवोल्यूशन की. क्यों? क्योंकि जो ये ग्रुप्स थे ये इंक्लूड करते थे पीजेंट्स यानी फार्मर्स, वर्कर्स, पैटी ऑफिसर्स, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, मीन्स ये सारे. फॉर्मली दे हैड टू पे ऑल द, और जितने भी टैक्स थे थर्ड स्टेट को भरने पड़ते थे. मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में. और ये ह्यूमिलेटेड थे बहुत बाय द. और हाँ, जितने भी ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थी, मीन्स क्लर्जी और नोबिलिटी थी, मैंने बताया आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं. इनको ह्यूमिलेट किया जाता, मीन इसको कोई भी, इनको ये इंजॉय करते थे जितने भी राइट्स थे, जितने भी प्रिविलेजेस थे. ठीक है, और इन्होंने एक भी टैक्स नहीं भरा. बट आफ्टर द रिवोल्यूशन के बाद इन्होंने ट्रीट करना, इक्वल शेयर करना स्टार्ट कर दिया. और जो पीपल थे थर्ड स्टेट के वर ऑल्सो गिवन द, और ये भी पॉलिटिकल राइट्स को फॉलो करते थे. ठीक है, पहले इनको एंजॉय नहीं किया जाता था, बट अब ये इसको बिलोंग करते थे. नाउ वी कैन से दैट द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट एंजॉय एनी पॉलिटिकल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर. ऐसे कौन से ग्रुप्स थे जिनको फोर्स किया जाता था इन पावर्स को रिलिंक्विश करने के लिए. तो जो पीपल थे अपर क्लासेस के, जैसे फर्स्ट स्टेट हो गई, सेकंड स्टेट हो गई, ये इंजॉय करते थे जितने भी प्रिविलेजेस थे. तो सच पीपल और जो जितने भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट में हमें बताया था कि क्लर्जी और नोबिलिटी आते हैं. और जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे इन हायर सेक्टर्स की, वो एबोलिश्ड हो गई थी जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में. नाउ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, अब जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसने ऑर्गेनाइज कर दी थी किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इक्वालिटी. सो द रिवोल्यूशन ऑल्सो लैड टू द नेशनलिज्म टू द चर्च प्रॉपर्टी, और जो चर्च प्रॉपर्टी थी उसको भी कर दिया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट which sections of the society would have been disappointed with the outcome of the revolution. अब जो sections थे, means हमें पता है कि 3 sections थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो ये कौन से आउटकम थे इससे. नेचुरली जो आस्ट वाइल प्रिविलेजेस क्लासेस थे, जैसे क्लर्जी हो गई, नोबिलिटी हो गई, इन्हें ये डिसअपॉइंट करते थे किससे, आउटकम से, किसके, रेवोल्यूशन से. क्यों? क्योंकि जितने भी प्रिविलेजेस थे ये इनसे ये ही रखते थे, मतलब इन्हीं के, मीन्स वी कैन से दैट थर्ड स्टेट से अगेंस्ट रखा जाता था और इन्हें इन्वॉल्व किया जाता था. सो यू कैन राइट दिस दैट नेचुरली द अर्स्ट वाइल प्रिविलेजेस क्लासेस, द क्लर्जी और जो नोबल्स थे उन्हें डिसअपॉइंट किया जाता था किससे, रेवोल्यूशन के आउटकम से, क्योंकि जितने भी प्रिविलेजेस थे वो इन्हीं के द्वारा लिए गए थे. So you can take from these screenshots. यहाँ से जल्दी जल्दी ले लीजिए प्लीज. Okay, so thank you. We have done all the questions very clearly. I think that you have cleared all these concepts. So thank you, have a nice day, and we will meet in the next video as in another subject or also in this subject. So thank you, have a nice day.